बड़ी बार ये कहते हैं जी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप रूलिंग में हो, कोई ये समझ नहीं आ रही है कि आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो। हमें फांसी देनी है तो गर्दन दी जाए, ये कमर से फांसी दे। काला धन क्या आएगा? जो हमारा सफेद धन है 750 करोड़ की शक्ल में सरकार के पास है। ये भी उन पुरानी पार्टियों की भाषा बोलते हैं जिनको हमने 2014 में कसम दे के हरवाया था। बीजेपी के बहकावे में और बीजेपी की बात मानी और इनको लोकसभा में भी और असेंबली में भी वोट दिए। ये नहीं चाहते कि गरीब डेली की थाली में रोटी जाए, उसका बच्चा पढ़ लिखे कहीं अफसर के पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, जो हमेशा गरीबों की और आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। तो आज फिर से हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो जम्मू के गरीब जनता, गरीब मजदूर वर्ग के लिए जो किसी भी न्यूज़ मीडिया चैनल ने अब तक नहीं उठाई है, उस पर इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ आपके सामने हाजिर है। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं PHA एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस के मेंबर राजेंद्र सिंह ताज जी। तो इनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कोई भी राजनेता और कोई भी मीडिया चैनल इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। तो इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ की ये मुहिम जो गरीब मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए जो आगे बढ़ी है, उसी में आगे हैं रविंद्र सिंह ताज जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया जो आप हम गरीब लोगों की आवाज़ उस अंधी बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो। और जो पिछले 450 दिन से हम एजिटेशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो जहां बैठी है वो टस का मस नहीं हो रही। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को इंसानी मुद्दे के तौर पे लेके मैं उम्मीद करूंगा ये कि सरकार भी ये समझेगी कि अगर लोगों को साफ स्वच्छ और साफ पानी पिलवाना है तो PHA के डेली वेज को रेगुलाइज करना पड़ेगा। देखो, हम साक्षात्कार को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि ये जो मुद्दा है ये PHA के लोगों से, यानी कि PHA के एम्प्लॉय डेली वेजर से जुड़ा हुआ है। PHA यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जो यानी कि जम्मू की जनता को दिन रात मेहनत करके उसके लिए पानी सप्लाई की, जो कि एक एसेंशियल ज़रूरत है हमारे इस स्टेट की, उसके लिए काम करते हैं। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, धोखाधड़ी, सीधे तौर पर हम कहते हैं धोखाधड़ी हुई है। उनकी 72 महीने की तनख्वाह, साथ में उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। पूरा मुद्दा क्या है इसको हम जानेंगे राजेंद्र सिंह ताज जी के जरिए। देखिए, 94 को एक बैन लग गया कि 31 मार्च 1994 के बाद जो भी लोग लगे हैं उनका आज तक जो फ्यूचर या पिछले 29 साल से हम लोग इसी तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो 2018 में हमने PHA एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बनाया कि हम लोग एक अपने आप से वादा करके निकले कि हम लोग अपने हक में फैसला करवा के रहेंगे। सरकार की मंशा क्या है वो हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोग अब लार लपे में दुविधा में नहीं रहना चाहते, ये सेंटर में नहीं लड़कना चाहते। हमें क्लियर कट बताया जाए, हमें फांसी देनी है तो गर्दन दी जाए, ये कमर से फांसी देके ना हम मरने में ना हम जीने में। इसलिए हम लोगों ने कहा कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। उसके साथ साथ 72 महीने का पेंडिंग, ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार है, ये दुनिया में पहला ऐसा सिस्टम है कि जिसने गरीब डेली वेजर के 72 महीने के पैसे रोक के रखें। उसके साथ साथ अगर कोई हमारा साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर घर जाता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता। जो डेथ हो जाती है जिसकी ड्यूटी के दौरान, उसको भी कुछ नहीं दिया जाता था आज से पहले, हमारी एजुकेशन से पहले। लेकिन हमने इस पर जदोजहद की और मैं आपको अपनी मुख्य डिमांडें रिपीट कर दूं जिनको लेके PHA एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट चल रहा है। हमारी पहली डिमांड है SRF 64 के तहत रेगुलाइजेशन। दूसरी हमारी डिमांड है 72 से लेके 75 या 80 महीने तक जितने पेंडिंग हमारा वो 1-2 में दिया है। तीसरी हमारी डिमांड थी अगर UT बना है तो UT के जो सारे बेनिफिट अगर परमानेंट एम्प्लॉयज़ को दिए गए तो डेली वेज कैजुअल लेबर को क्यों नहीं। चौथी हमारी डिमांड थी जो साथी 60 साल का होकर घर जा रहा है उसको सरकार कम से कम 10 लाख का स्पेशल कंपनसेशन दे, क्योंकि इस जवानी का गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को, इस माशरे को, इस समाज को दे दिया और उसका जो जितना पेंडिंग बनता वो दिया जाए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान परमानेंट बना के दिया, पक्का मकान बना के दिया जाए। 5 हमारी डिमांड थी जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, हम उसको शहीद कहते हैं, उसकी डेथ नहीं कहते, क्योंकि वो समाज की देश की सेवा करते करते, अगर फौजी हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे सेवा करते हैं तो हम लोग भी जल जीवन
हम अगर जल लोगों को घर तक पहुंचाने का काम करते हैं 24/7। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, हमारे लोग पानी चला रहे होते हैं। सुबह रात को 11 बजे लोग अपने कामों से अगर घर वापस आते हैं तो हमारे लोग गलियों में पानी लोगों को देने का काम कर रहे होते हैं। हम चाहे कोविड हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, हम लोगों ने अपना कभी सरकार को या समाज को कभी पीठ नहीं दिखाई। हमने छाती सामने रखे, आंखों से आंखें मिला के समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। लेकिन जो आज की मौजूदा सरकार है, ये हमारा जो इवन तक जिसको कह लीजिए कि जो बेसिक नीड है कि हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप बताओ 9,000 में हम बच्चों को खाना खिलाएं, अपने बूढ़े माँ बाप की मेडिसिन लाएं, अपना कुछ करें, क्या करें 9,000 में? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप लोग ये कहते हो कि हम नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं। माननीय होम मिनिस्टर साहब लोकसभा में कई बार बोलते हैं हमने नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री साहब ये बोलते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद नया विकास हुआ, तो हमें तो विकास दिखा नहीं, हमारा विनाश हुआ उल्टा। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सेंटर को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है जो आप सोच नहीं सकते। स्मार्ट मीटर लगा दिया, आप बताओ हम कहाँ से बिजली का बिल दें? अगर हमें बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं तो कहने का ये है जनाब कि हर तरफ से हमें मारा जा रहा है। और एक चीज़ और है, मारना भी है और रोने भी नहीं देना। डेली वेजेस के साथ दोहरा मापदंड है। और जब हमें कुछ देने की बारी आती है तो फिर ये बात की जाती ये कानून से ऐसे हैं, उसका ये है, मतलब 50 बहाने बनाए जाएंगे हमारा ही पैसा देने के लिए। तो ये जो आप सुन रहे हैं आवाज़ जो है रविंदर सिंह ताज जी की नहीं है, ये आवाज़ है जम्मू के गरीब मजदूर लोगों की, जम्मू के मजबूर लोगों की, जम्मू के पीएचई एम्प्लॉयज़ की, जम्मू के वो लोग जो सरकार से धोखाधड़ी खा करके घर में बैठ करके फिर भी जनता की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस आवाज़ को सुनने वाला ना तो सरकार का कोई नेता आ रहा है, ना कोई मीडिया चैनल आ रहा है, ना ही कोई अथॉरिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का बंदा इस आवाज़ को तवज्जो दे रहा है। लेकिन इंडियन ट्रिब्यून जिस तरीके से लगातार इसको आगे बढ़ा रहा है, इसमें हम आगे ये जानते हैं। ताजी हमें ये बताइए कि आपने बताया कि 1994 से ये स्टार्ट है, यानी कि जो पीएचई के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेगुलराइजेशन को जो रोक दिया गया, उनकी 72 महीने की तनख्वाह को रोक दिया गया, ठीक है, उनको दी जाने वाली सेवा को रोक दिया गया, ठीक है। 1994 के बाद 2014 में मोदी सरकार आई, उसने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया कि हम SRO 520 लाएंगे। तो SRO 520 पर आपका क्या कहना है कि मतलब वो आप चाहते थे कि वो आए या सरकार चाहती थी? देखिए, पहला नंबर तो आपको मैं बताऊं कि जितने सोशल मीडिया के चैनल हैं जम्मू में या जम्मू कश्मीर में, उन लोगों ने हमारी डे फर्स्ट से बड़ी मदद की है। नेशनल मीडिया के चैनल एक आधा कई बार आया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग हमें हमारी, आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, 20 फुट दूर 40-50 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ नेशनल मीडिया का जमवाड़ा है, और इस तरह हम 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ कैमरा नहीं घुमाया जाता, ना जाने उन लोग नेशनल मीडिया चैनल को कौन रोकता है। दूसरा, जैसे आपने कहा, हमारी डे फर्स्ट से डिमांड ये थी SRO 64 के तहत हमें रेगुलाइज किया जाए। बीजेपी के तमाम लीडरशिप को 14 से पहले ही पता था, तमाम हमारे प्रोटेस्टर में आते रहे, अगर हम जम्मू कश्मीर सत्ता में आए हम आपको SRO 64 तक रेगुलाइज करेंगे। लेकिन जब ये सत्ता में आए PDP बीजेपी कोalition सरकार में, इन्होंने SRO 520 बनाया जो हमें कतई मंजूर नहीं था। उसके साथ में आपको 2014 की एक बात और बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी की तरफ से ऑल इंडिया कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे बीजेपी के, और जम्मू में 1-1.25 लाख की स्टेडियम में रैली हुई जो हम मीडिया के सूत्रों सुनते हैं। और उस रैली में माननीय जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा प्रधानमंत्री के सामने कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मुद्दा है वो 60,000 डेली वेजेस परिवारों का है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी उस टाइम बीजेपी की टॉप लीडरशिप, जिसको आज माननीय PM हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे, ये भी स्टेज पे थे, कविंद्र गुप्ता जी थे, डॉक्टर निर्मल सिंह, जितनी लीडरशिप कर रही है सब लोग स्टेज पे थे, इनके सामने ये बात है, ऑन मीडिया रिकॉर्ड है। लेकिन आज 9-9.5 साल हुए, ये भी उन पुरानी पार्टियों की भाषा बोलते हैं जिनको हमने 2014 में कसम दे के हरवाया था, और 9 सितंबर 2023 को हमारे डेली वेज साथियों ने कसम खाई है, मैं, मेरा परिवार का कोई भी सदस्य तब तक बीजेपी को वोट नहीं देगा जब तक ये रेगुलर पर्सन नहीं देंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जो आपसे है कि 1994 से लेके अब तक, ये भी कोई छोटा समय नहीं है। दूसरा जो आप बता रहे 60,000 डेली वेजर्स, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, 60,000 डेली वेजर्स भी कोई कम तादाद नहीं है। तो 1994 से लेकर अब तक सरकारें बदली भी हैं, किसी सरकार में भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया? देखिए, मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि 94 से लेके
2013 तक क्या होता था कि 14 तक कह लीजिए क्या होता था कि जब इलेक्शन आती थी एक शगुफा छोड़ा हम डेली वेज को रेगुलाइज करने जा रहे हैं। मीटिंगें होती थी, हम बड़ी सारी हमने पार्टियां देखी। देखिए इसलिए हमने 2002 में एक सरकार चेंज की, तो दूसरी सरकार आई, उसमें कांग्रेस और पीडीपी कोalition सरकार बनी। उसने भी हमारे साथ ड्रामाबाजी की, तो हमने फिर दोबारा चेंज किया। उमर साहब और कांग्रेस सरकार आई, इन्होंने कहा था हम आपको रेगुलाइज करेंगे, और 13-14 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनी जिसमें ये कहा गया कि जिनको 10 साल हो गए उनको हम SR 64 के तहत रेगुलाइज करेंगे। अब वो उस टाइम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे आज वो बहाना देते हैं, अपनी तरफ से ये देते हैं, सफाई देते हैं कि देखिए जी उस टाइम फ्लड आ गया तो हम लोग आपको रेगुलाइज। अगर फ्लड आ गया भाई तो आप 1-2 साल पहले रेगुलाइज करते, आप इलेक्शन का वेट क्यों कर रहे थे? उस टाइम हमारे मैक्सिमम अगर 60 साल डेलीवेजर, कम से कम 50-55 डेलीवेजर ने बीजेपी के बहकावे में बीजेपी की बात मानी और इनको लोकसभा में भी और असेंबली में भी वोट दिए। लेकिन ये भी उनसे 10 कदम आगे निकले, इन्होंने भी धोखाधड़ी पूरी की। 9-9.5 साल इनको भी हो गए, लेकिन इनकी तरफ से एक पॉजिटिव साइन आपका हो ना, 9-9.5 साल में इन्होंने हमारे हक में 9 कदम नहीं बढ़ाए। कहते हैं हर मीडिया चैनल में, कभी हमारे साथ बैठते हैं डिबेट पे, बीजेपी ही करेगी, हम ही करेंगे, हम ही करवाएंगे। भाई कब करवाओगे? हमारे कई साथी इस उम्मीद पे डिप्रेशन शिकार होकर सुसाइड करके, कुछ लोग 60 साल को घर चले गए, तो उनको क्या करना आपकी? हर बार आप कहते हम करेंगे, हम टाइम पूछते हैं आपसे। बड़ी बार ये कहते हैं जी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलते दूसरी पार्टी में। भाई आप रूलिंग में हो, एम्प्लॉय जो होता है वो एजिटेशन हमेशा रूलिंग पार्टी के खिलाफ करता है। अगर आप सत्ता में नहीं थे 2014 से पहले, आपके खिलाफ किसी ने एजिटेशन नहीं की। आज आप सत्ता में हो, सत्ता में होके भी आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो। आज आपकी भाषा, अगर आपकी नहीं सुनवाई होती, दिल्ली नहीं सुनता, LG साहब नहीं सुनते, आ जाओ हमारे साथ रोडों पे। 2014 से पहले LG साहब के सामने ये बात पहुंचाई गई थी 10 सितंबर 2022 में। देखिए 11 नवंबर 2020 को हम उनसे मिले थे, हम तब भी हमने 47 डेज़ की एजिटेशन की थी, और उस टाइम LG साहब की तरफ बुलावा राजभवन हम गए थे थ्रू बीजेपी स्टेट बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी। ये 2 लोग हमारे साथ गए, 1-1.5 घंटा हम वहाँ बैठे। बैठने के बाद LG साहब का DDC इलेक्शन है, अभी मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे पार्टी विशेष को फ़ायदा हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पर बैठा हूँ। DDC इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग मैं बता दूँ ना आप उसको 3 साल हम लोगों से इतनी बड़ी चेयर है, विकासपुर छवि है, ये कहाँ जुटो। और मैं आपको एक क्लियर बताऊँ, LG साहब के दिल के कोने में कहीं ना कहीं डेली के लिए आज भी दिल है, हमदर्दी है, लेकिन उनके ऊपर कौन सुपर LG बन के बैठा जो उनको काम नहीं करने दे रहा। उसके बाद LG साहब ने पिछले साल 10 सितंबर को भी एक निजी चैनल पे कंक्लेव में बोला कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ है, उनकी आवाज़ हम तक पहुंच चुकी है, इस माह के अंत तक हम उनका कुछ ना कुछ करेंगे। ये 10 सितंबर 2022, आज उसको भी 1 साल हो गए। तो इनकी बातों से मतलब ये जो संदेश मिल रहा है साफ जाहिर हो रहा है कि सुनवाई तो हो रही है, सुनवाई के बाद लोग कार्रवाई करना भी चाह रहे हैं, लेकिन कोई है ऊपर जो उनको कार्रवाई करने से रोक रहा है। और इसमें साफ तौर पर 1994 से लेकर अब तक वोटों की राजनीति हुई है, क्योंकि 60,000 लोग कोई छोटी तादाद नहीं है। 60,000 लोगों का इस्तेमाल अलग अलग पार्टियों ने अपनी सरकार बनाने के लिए किया। सरकार बनने के बाद लोगों को ऐसे किनारा कर दिया कि जैसे कुछ मुद्दा है ही नहीं, ना उनकी सुनवाई होती है, फिर ना उनकी कार्रवाई होती है, और लोगों को मिल जाता है धोखा। इसी वजह से ये आज इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है। ये अपने लगे पड़े हैं, अपने हक की मांग करे जा रहे हैं। सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन लोगों का साथ यानी कि गरीब मजदूरों का, मजबूरों का साथ कौन देगा? ये ना तो सरकार के पास जवाब है, ना कोई जवाब देने के लिए आगे आ रहा है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि ये सरकार भी नहीं सुन रही है, ठीक है, लेकिन अब फिर से जब इलेक्शन आएगा तो ये सारी सरकारें आपके पास आएंगी, तब उनके प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? देखिए आपको एक चीज़ बताएं कि दूध का छला छाछ भी फूक फूक पीता है। जैसा जो कर्म करेगा, अगर 2014 में हम लोगों ने वादा किया था अपने आप से कि हम लोग किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को जो उस टाइम के कोalition सरकार में थे जीतने नहीं देंगे, तो हमने वो वादा पूरा किया। ऑन द मीडिया रिकॉर्ड है। और वो लोग आज दर एक किस्म कह लो जो सत्ता में 20-30 साल सत्ता में रहे, 4-5 बार सिटिंग MLA थे, वो लोग भी हारे ड्यू टू डिलीवरी। क्योंकि डिलीवरी की बददुआ और डिलीवरी का जब कंपेनिंग है, नेगेटिव कंपेनिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट पब्लिक से कॉन्टैक्ट रहते हैं। एक डेलीवरी PH कम से कम 400-500 घर में पानी देता है, और 400-500-700 वोट एक डेलीवरी ख़राब करना चाहता है अपनी फैमिली को छोड़ के।
लेकिन हम लोग आज भी बीजेपी के पास मौका है, बीजेपी जाए केंद्र से। अगर प्रधानमंत्री जी जितनी हमारे इर्द गिर्द गरीब कंट्री हैं उनको आर्थिक मदद के नाम पे पैसा दे रहे हैं, तो अपने जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को एक पैकेज दे दें, वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर आप कहते हो केंद्र का पैसे का जो मुंह है जम्मू कश्मीर का खुला हुआ है, वो डिमांड करें, तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ये जेन्युइन मुद्दा है, इंसानी मुद्दा, आप 1,000 या 2,000 करोड़ का पैकेज दे दो, ये वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन नहीं, हर एक पार्टी हमें बदवा मजदूर रखना चाहती है और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अब डेली वेजर जाग चुका, अब वो किसी की बात पे विश्वास तब तक नहीं करेगा जब तक हमें रेगुलर प्रोसेस ग्राउंड पे नहीं दिखेगा। सीधा ये है कि सरकार कहती है कि हम काला धन वापस लाएंगे, और हम आपको बता दें कि ये जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार नहीं है कि पीएचई एम्प्लॉयज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ अपने हक की मांग के लिए। इससे पहले पीडीडी का भी यही हाल था, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए 94 के बाद तकरीबन डिपार्टमेंट में जितने लोग डेली वेजर लगे वो सब लोग कभी ना कभी बाहर निकलते हैं, धरना प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन पीएचई का जो धरना प्रोटेस्ट सिस्टम चला, ये सबसे लंबा चला है, क्योंकि हम लोगों ने ये कई बार हमने धोखा खा के एजुकेशन सस्पेंड कर दी थी या डेफर कर दी थी। लेकिन इस बार हमने कहा नहीं, हमने एक नारा दिया था 22 जून 2022 को, जब हमारी एजुकेशन ये शुरू हुई थी, कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जान दे देंगे, बिना पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। और इन लोगों को ये बताएंगे पीएचई के डेली वेजर में क्या शक्ति है, क्या ताकत है। पीएचई का नाम चेंज करके इन्होंने जल शक्ति पीएचई कर दिया। जल की शक्ति है तो जल जो देने वाले उनका जीवन नरक बना दिया। हर साल जल दिवस मनाया, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और जो पानी पिलाने वाले लोग हैं उनका कंडीशन आप देखो, कोविड में हम लोगों को कोरोना वायरस के सर्टिफिकेट दिए गए, और कोरोना के बाद ये सब लोग जितने ऑफिसर ये सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, छुपे थे घरों में। हमारा डेली वेजर रेड जोन में, ऑरेंज जोन में काम कर रहा था। हमारे कई साथी 2-3 महीने घर नहीं गए। इससे ज़्यादा हम क्या सबूत दें? आज भी अगर हमारा 50% स्टाफ काम स्लो कर दे, कई घरों में पानी नहीं जाता। हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी हुई। हमने इसीलिए 4 अक्टूबर को एक बड़ा प्रोग्राम दिया। उस दिन राजभवन का घेराव भी हो सकता है, उस दिन सेक्रेटरी का घेराव भी हो सकता है, जम्मू तवी के बड़े पुल भी बंद हो सकते हैं, और कोई बड़ी बिल्डिंग का घेराव भी हो सकता है, पानी बंद भी हो सकता है। अब हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हम सरकार से फैसला चाहते हैं। घर जाते हैं, बच्चों के परेशान और माँ बाप के परेशान चेहरे जब देखते हैं तो हम सोचते हैं हम कौन सी नौकरी कर रहे हैं। कहीं हमारे साथी कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं आप कौन सी नौकरी है कि आपको महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलती, आप हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर, छोड़ो इसको, कोई और काम करो। जो लोग पीएचई में डेली वेजर या किसी और डिपार्टमेंट में डेली वेजर नहीं लगे, क्या वो बच्चे नहीं पाल रहे? हम तो बदवा मजदूरी फंस गए, ना आगे को ना पीछे को। आज मैक्सिमम लोगों की एज जो है 35+, 40+ है, किसी 50+ होगी। वो कहाँ जाएं, क्या काम करेंगे वो? सरकार ने यूज़ एंड थ्रो की सरकार की नीति है। अब यूज़ एंड थ्रो हम नहीं होने देंगे। हम रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो मैं जम्मू कश्मीर लोगों को आगाह करता हूँ, अगर पीएचई का डेली वेजर इस डिपार्टमेंट में नहीं रेगुलराइज हुआ तो आने वाले दिनों में आप भी मिनरल वाटर की बोतलें खरीद के लाओगे, आपको पाइप के थ्रू पानी नहीं आएगा। क्योंकि सरकार की मंशा, जैसे आपको स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये स्मार्ट मीटर ही फास्ट मीटर हैं, इस तरह पानी के मीटर भी लगने वाले हैं। आप याद रखो, जम्मू कश्मीर जनता को कहना चाहता हूँ, याद रखो, ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। पीएचई का डेली वेजर ही है कि कोई किसी घर में खुशी का माहौल हो तो हम आधे घंटे से 2 घंटे पानी देते थे, कहीं गमी हो, कहीं भंडारा हो, कहीं गुरपुर हो, कहीं ईद हो, हम लोग उस टाइम 24/7 पानी देने का काम, हम कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, आईएएस ऑफिसर हो या डेली वेजर हो, हम हर एक को पानी देने का काम करते हैं। हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। लेकिन जब हमें देने की बारी आती है फिर 50 बातें बताई जाती हैं। लेकिन अब हम कोई बात सुनने वाले हैं, हमें एक ही बात सुननी है कि आप लोग रेगुलराइज हो गए। सरकार जो है नारा देती है कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि काला धन तो बहुत दूर चला गया है, लेकिन यहाँ लोगों को उनके हक का सफेद धन भी नहीं मिल रहा है। और जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, लेकिन पीएचई के जो मेंबर्स हैं, जो गरीब मजदूर हैं, वो ये ना तो ये देखते हैं कि अमीर के घर पानी जाना है, ना गरीब के घर पानी जाना, सरकार के घर जाना है, नौकर के घर जाना है। वो लगातार अपनी सेवा दिए जा रहे हैं लोगों को, और अपनी मांगे सरकार के सामने विनम्र तौर से धरना प्रदर्शन करके शांति से रख रहे हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है अब कि जब सुनवाई हो नहीं रही है, ठीक है, अगली जो सरकार ये जो है, ये भी आपकी कार्रवाई मतलब कहीं से भी कहीं तक कुछ एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ बातें बनाती जा रही है कि कर रहे हैं,
कर रहे हैं, हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से कोई नहीं करने दे रहा है। इस पर सीधा आपका जवाब मैं ये मांगता हूँ कि आपको जब ये चुनाव आने वाला है, ठीक है, आप किस सरकार से उम्मीद रखते हैं? सीधा फ्रंट अगर हम सवाल पूछें, किस सरकार से लगता है कि आपको, हाँ, हमको ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे गरीब मजदूरों की आवाज़ को ये सुन करके उनकी मांगों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक ह्यूमन इशू है और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के तौर पे हम देखते हैं। उसके साथ साथ मैं ये चीज़ क्लियर करूं कि हम लोगों ने, जैसे आपने कहा काला धन क्या आएगा, जो हमारा सफ़ेद धन है 750 करोड़ की शक्ल में सरकार के पास है, और दुनिया का पहला निज़ाम है, पहली ऐसी सरकार होगी जिसे गरीब डेली वेज का पैसा देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून, लेबर लॉज है कि 7 तारीख से पहले हर एक डेली लेबर को उसका पैसा मिलना जाना चाहिए, एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ कोई रूल नहीं है, सब लोग अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मर्जी आएगी ईद पे, दिवाली पे, गुरपुरब पे या कोई और बड़ा त्यौहार दे देंगे। हमने जब 2018 में एजुकेशन शुरू की, हमारा पहला फोकस था कि वेजेस को रेगुलाइज करवाया। आज 2022 में पूरी 12 महीने की वेजेस दी। कोई सरकार ने एहसान नहीं किया, हमने अपनी मेहनत कर सरकार से छीन के लिया ये, और आने वाले दिनों में पॉलिसी भी इसी तरह छीन के लेंगे। बगैर पॉलिसी सरकार ये सोचे कि हम वापस जाने वाले नहीं है। सरकार, अगर सरकार में हिम्मत है, सरकार में स्टैंड है, सरकार एक आर्डर निकाले, सबको बाहर निकाले, हमारा पैन नहीं दे दे, फिर हम देते ये सिस्टम कैसे चलता है। तो सीधा इनका ये कहना है कि जो मांगे हैं वो सिर्फ ये हैं कि SR 64 को लागू किया जाए जैसा वो पहले था, एज इट इज। दूसरा कि 72 महीने की जो तनख्वाह है वो दी जाए गरीब मजदूरों की, लगातार वो सेवा में कोई भी रोक टोक नहीं करे। तो जनता की जो आवाज़ है, जो गरीब मजदूरों की जो आवाज़ है, जो राजनीति उठा रहे हैं, उसको सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार तक पहुंची भी है, सरकार ने सुनी भी है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की जो कृपा है वो सरकार करे, तो फिर गरीब मजदूरों का भला हो। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से जैसे कर रहे हैं, सरकार भी उतनी ईमानदारी से चले, तो किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। तमाम सरकारों से ये गुहार लगा चुके हैं, तमाम मीडिया चैनल इनके पास आ चुके हैं, लेकिन नेशनल नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया चैनल, जैसा कि आपने बताया, सिर्फ सोशल मीडिया चैनल इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। SR 520 पर भी धोखा हुआ, 2014 चुनाव पर भी धोखा हुआ, तनख्वाह को लेकर भी धोखा हुआ, वोटों के नाम पर धोखा हुआ। तमाम तरीके की धोखेबाजी सहने के बावजूद भी ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ सरकार से एक ही आस रख रहे हैं कि इनकी मांग को स्वीकार करके उस पर कार्रवाई कर ली जाए। मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँगा, जब भी लोग 94 से पहले जो रेगुलाइज हो, वो तब भी गवर्नर रूल था। आज हम एजुकेशन इसलिए कर रहे हैं कि LG प्रशासन में एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है कि एक ही आदमी उसी के फैसला कर रहा है। तीसरा, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने 1.5 साल पहले कहा था कि अगर डेली वेज का मुद्दा हल होगा तो LG साहब के टाइम ही होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है कि ये मुद्दा हल कर सके। उसका कारण ये होता है 5 मेरे लगाओ, 10 मेरे लगाओ। इसलिए हम इस टाइम एजिटेशन कर रहे हैं कि LG साहब सिंगल विंडो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जानती है हम कितना काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो है इतना बड़ा मुद्दा है नहीं सरकार के लिए जो हल करना चाहे। अगर देखिए 370 जैसा मुद्दा जब सरकार एक रात में फैसला लेके कर सकती है, देखिए इस मुद्दे तो को बड़ा इस मुद्दे को बड़ा बनाया गया 5 अगस्त 2019 से पहले। जितने लोगों के GSA नंबर लगे, SR 520 की बात करो, उसमें PHE के लोग भी थे, लेकिन PHE के लोगों को आज तक ज्वाइन नहीं पड़ी। बाकी डिपार्टमेंट लोग ज्वाइन, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरा अगर सेकंड कमेटी में नंबर था, मेरे साथ जो बाकी लोग सेकंड हाई पावर कमेटी में क्लियर हुए, जिनकी फाइलें क्लियर हुई, वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे 3 साल पहले। जिसका अगर PHE का डेली वेज कोई सेकंड मीटिंग में हुआ, उसकी फाइल ओके होगी, तो जो चौथी कमेटी में हुआ, जो 4th मीटिंग में हुआ, वो लोग रेगुलाइज हो गए। PHE डेलीवरी वहीं पे पड़ा। फर्स्ट मीटिंग वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाले, PHE का डेलीवरी छोड़ दिया गया। बाकी डिपार्टमेंट लोग वो SR 520 में वो रेगुलाइजेशन ही, वो आई वाश है, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी वेजेस इन्हांस हुई। वो एक SRO जो है, मैं आपको क्लियर करूँ, वो वेजेस इन्हांस SRO है। उसमें क्या, जो ITI ट्रेंड लोग थे उनको 10 साल के बाद 13,000 दिया जाना था और 3% साल का बढ़ना था। इस तरह जो बाकी हमारे अनट्रेड साथी थे उनको 10 साल के बाद 10,000 मिलना था। अगर किसी को 15 साल हो गए थे उसको 15, किसी को 20 साल हो गए उसको 20,000 मिला। तो लोगों को कुछ 9,000 से कम किसी को 20,000 मिला था। तो आज हमारी फाइट क्या होती, आज SRO 520 में अमेंडमेंट करो, SRO 64 के तमाम बेनिफिट दो। वो क्या मिलना, उल्टा आके इन्होंने वही रोक दिया। जो हमें कहीं से भी रिलीफ मिलने वाली थी वो इन सब लोगों ने रोक दिया। उसका एक ही कारण है, इनकी जिसको कहते हैं ना मंशा,
डेली वेज उनके प्रति ठीक नहीं है। ये नहीं चाहते कि गरीब डेली वेज की थाली में रोटी जाए, उसका बच्चा पढ़ लिखे कहीं अफसर बने। ये कहते हैं वो भी बदव मजदूर था, इसके बच्चे भी बदव मजदूर, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे रहे। अब वो सिस्टम चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने फैसला किया है, जैसे कहते हैं ना कफन सिर्फ बांधा हुआ है, फैसला करवा गए वही। अगर पॉलिसी नहीं होगी तो ये मैं आपको क्लियर कट करूँ, पानी क्या होगा। बाकी डिपार्टमेंट में आने वाले दिनों में बाहर आएंगे, जिनके चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जैसे पीडीडी वाले पीछे उन्होंने धरना किया था, उनको 1 महीने का पीडीडी वालों को टाइम दिया गया था, लेकिन आज तक उनका भी मसला हल नहीं हुआ। इस तरह म्यूनसिपैलिटी वाले थे, उनको 535 लोगों को उस टाइम के मेयर साहब ने कहा हमने लोग रेगुलाइज कर दिए। 2 साल पहले एलजी साहब ने ट्वीट किया था कि पीडीडी के डेली वेज 12,000 को हम रेगुलाइज करने जा रहे हैं। आप बताओ, इस लेवल की चेयर जब वादा करेगी, वादा करने के बाद वो भूल जाएगी, तो किस पे उम्मीद करो, किस पे विश्वास करो। पीएम मोदी का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन गरीब कहीं ना कहीं इस चीज से बिल्कुल वंचित है। जैसे कि हमने G20 समिट में हमारे सामने फुटेज आई, पुलिस वाले उनको रातों रात पुल के नीचे से भगा रहे हैं कि आप चले जाओ, कहीं छुप जाओ 3 दिन के लिए, फिर वापस आ जाना। सेम हाल यहाँ जम्मू में है कि ना उनकी सुनवाई होती है, ना उनको सबका साथ सबका विकास में इंक्लूड किया जाता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, इस पर उन्होंने कभी जम्मू में आकर के, कश्मीर में आकर के कुछ बोला है किसी रैली में या किसी चुनावी उस मुद्दे में, या आकर के बात की हो इस पर? मैं आपको क्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वो 2014 में, तब वो ललकार रैली में ये बात हुई। उसके बाद आपको बात बताऊँ डेली वेज के साथ कैसा अन्याय है। अगर डेली वेज का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहे तो उसको वहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किया जाता। और कोई बेनिफिट लेना हो, ठीक है जी। उसके साथ अगर हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकान मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं आप सरकारी मुलाजिम हो। कोई और बेनिफिट लेने जाते हैं आप सरकारी मुलाजिम हो। अगर बैंक से लोन लेने जाओ वो कहता आप सरकारी मुलाजिम नहीं हो। मतलब हमें हर तरफ से मार है। राशन कार्ड जो बने, सस्ता राशन 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता है, अगर डेली वेज वो भी मिलता है आप सरकारी मुलाजिम। बताओ डेली वेज जाए तो जाए कहाँ? आप हर तरफ से उसको मारोगे और उससे उम्मीद करोगे कि वो आपके खिलाफ ना बोले। हम मजबूर हैं। मजदूर जब मजबूर होता अपना हक लेके रहता, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान देनी पड़े। आपने ललकार रैली का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार रैली में इस मुद्दे पर बात की थी, तो उनके शब्द क्या थे? आपको कुछ याद है, बता सकते हैं? मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। उनके सामने स्टेज पे वो बैठे हुए थे। उस टाइम के बीजेपी के जो जम्मू पुंछ की लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे थे, कंटेस्टेड कैंडिडेट, उनका नाम था जुगलू शर्मा, जो अभी दूसरी बार बने। इन्होंने ये बात रखी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई मसला है वो 60 डेली वेज का है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जितने स्पीकर वो सब ने वो बातें रिपीट की, लेकिन वही ढाक के 3 बात, गरीब को कुछ नहीं देना। ये चलता है सिस्टम, इसको ऐसे चला, फ्री में चलता रहे। आज की डेट में जो हम समझते हैं, जैसे पीडीडी को इन्होंने प्राइवेटाइज किया, अब पीएचई पे नज़र है। तो जब तक हम लोग एजुकेशन में, तब तक इसको हम प्राइवेट होने नहीं देंगे। हमें लोग रेगुलाइज करो, उसके बाद आपने जो करना करो, लेकिन जब तक हम रेगुलाइज होंगे तब तक ये डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कभी हमने सुना नहीं कि प्राइवेटाइज। लेकिन हम सुनने में जो सूत्र बताते हैं कि ये चाहते हैं इसको प्राइवेटाइज करें। अपने सिर से बला टालने वाली बात है। हम लोग काम करते जनाब, हम हर गरीब अमीर के घर पानी पहुंचाते हैं। हम 24/7 काम करते हैं। हमारे लोग 8-8 फुट बर्फ पे काम करते हैं। हमारे लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में रोड कटिंग करके, रात को 12-1 बजे का ट्रैफिक बंद हो जाती है, कटिंग करके पाइप क्रॉस करते हैं। हम लोग कहाँ पीछे हैं? क्या हमारी गलती है? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे बच्चे नहीं? क्या हमारे बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है? उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? सबका विकास, सबका साथ हमारे लिए तो नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। डेली वेज की बेटियां खजल हो रही हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रही। मैक्सिमम डेली वेजर जो है उस 9,000 पे डिपेंड है। 9,000 से वो गृहस्थी कैसे चलाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम बीजेपी के लीडरों से, जो 2014 के बाद एमएलए बने, तब 25,000 शायद पे थी, उसके बाद उनकी पे बढ़ाई गई, 60,000 हुई, 80 हुई, आज 1,60,000 है। सरकारी बंगले उनको मिले हुए हैं, सरकारी गाड़ियाँ आज तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसके लिए वो है? सिर्फ डेली वेज के लिए कानून है, बाकी किसी के लिए कानून नहीं है। स्मार्ट मीटर का बिल हम कहाँ से देंगे बताइए? कहाँ से हम बच्चों की स्कूल की फीस दें? कहाँ से मेडिकल अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेडिसिन ले जाएं? कहाँ? 9,000 में आदमी क्या करेगा? मैक्सिमम लोग डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड करेंगे। इसलिए हमारे 3-350 साथी सुसाइड करके, उनकी बेवा
जब बीवियाँ, छोटे छोटे बच्चे, जवान बीवियाँ जब ऑफिसों में चक्कर लगाती हैं, हमारे दिल पे क्या बीती है हम बता नहीं सकते। लेकिन हमारे हक में जितना था हमने वो एजिटेशन के 320 लोगों को पैसे दिलवा दिए और उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में जितने और लोग, भगवान ना करे कोई ऐसा करे, हमने मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया कि जिंदा होकर लड़ो, मरना किसी का हल नहीं है, सुसाइड हल नहीं किसी समस्या का। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचा हुआ है। 2014 से ही उनके संज्ञान में ये मुद्दा है और उन्होंने खुद इस बात को कहा है, जैसा कि हमें बताया गया कि 370 के बाद अगर कोई दूसरा सबसे गंभीर मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर घाटी में है तो वो ये है कि डेली वेजेस की समस्या। लेकिन इस पर अब तक कार्रवाई किसी भी सरकार के द्वारा नहीं ली गई है। लेकिन सवाल सीधा रूलिंग पार्टी से होता है। रूलिंग पार्टी से सवाल है कि जब संज्ञान में है ये मुद्दा और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में है, तब अब तक इस पर कोई भी सुनवाई कार्रवाई क्यों नहीं है? कब तक गरीब मजदूर रोड पर इस तरीके से अपनी मांग के लिए, जिसका वेतन सिर्फ 9,000 है और उसकी 72 महीने की तनख्वाह रोक ली जाती है, वो अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे, तमाम चीजों को कैसे देखेगा? इंडियन ट्रिब्यून न्यूज बस यही चाहता है कि हमारी इस खबर को, हमारे साक्षात्कार को संज्ञान में लेकर के इसको इतनी तवज्जो दी जाए कि इस पर कार्रवाई करके गरीब मजदूरों की आवाज को सुना जाए और राजेंद्र जी की जो ये मुहिम है, जिसको ये लगातार गरीब मजदूरों की आवाजों को आगे उठा रहे हैं, इसमें ये कामयाब रहे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।